हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टर्म आज तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। हम लोगों ने डिस्कस किया था सिर्फ और सिर्फ कूलम्ब्स लॉ और उसका न्यूमेरिकल्स और व्हाट इज एक वीडियो में डाला था कि व्हाट इज परमिटिविटी। ठीक है, ये चारों वीडियो डाला था, आज 4-5 वीडियो डाला था। तो आज पहली बार हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का सबसे खास टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में तो हमें पहले ही पता चल गया है कि क्या होता है, जिस मास चार्जेस का सोर्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कि क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे में क्या करता है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, ये सब चीज़ें हमें बताया था। तो हम आपको अभी बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चीज़ को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज है Q, बड़ा करके ड्रॉ किया। ठीक है, अब एक पॉइंट चार्ज के पास एक छोटा सा अगर टेस्ट चार्ज लेके आएंगे प्लस Q0, पॉइंट चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आएंगे तो क्या होगा बताइए। मान लो Q0 एक टेस्ट चार्ज है, वो बहुत ही छोटा है, मतलब उसका ऊपर कोई चार्ज मिनिमल है। ठीक है, इसका कोई खुद का इफेक्ट नहीं है। ये इसका खुद का इफेक्ट मतलब ये चार्ज इसको प्रभावित कर सकता है। दिस चार्ज हैज इन्फ्लुएंस्ड ऑन दिस चार्ज बट दिस चार्ज हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन दिस चार्ज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो पहले दफा में हम क्या करेंगे कि प्लस Q0 नाम का एक छोटा सा टेस्ट चार्ज को ये प्लस Q चार्ज के सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो Q0 को हमने नाम दिया, क्या दिया, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज मतलब which charge a charge which is used for testing purposes। ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पसेस के लिए हम लोग जिस चार्ज का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और ये है मेरा ओरिजिनल चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये चार्ज पहले बहुत दूर था। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं था, तो बहुत दूर से ये चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज को हमने प्लस Q0 टेस्ट चार्ज को हमने एट ए डिस्टेंस R पे रखा। किधर रखा, एट ए डिस्टेंस R पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस क्या बोलता है, तो ये दो चार्जेस के भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, बेसिकली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। होता है कि के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये होता है ना कूलम्ब्स चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, ये होता है। तो एक बात बताओ अगर ये टेस्ट चार्ज की जगह हम एक यूनिट चार्ज लिए तो, ठीक है, ये तो टेस्ट चार्ज है Q0 लिया, अगर यूनिट चार्ज ले लिया तो मतलब एक, मान लो कि प्लस Q0 का वैल्यू है 1 कूलम। बेसिकली 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, फिर भी हम लोग डेफिनेशन के लिए ऐसा यूनिट पे डेफिनेशन के लिए इसका चार्ज लेते हैं 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज अगर लेंगे तो बताओ F0 का वैल्यू कितना हो जाएगा। F0 का वैल्यू कितना हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा F0 का वैल्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन तो कुछ ऐसा है कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक चार्ज दे सकता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक चार्ज के करीब रखोगे तो वो कितना फोर्स फील करेगा, उसको ही हम बोलते हैं कि इस चार्ज के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता है कि फोर्स exerted on a unit positive charge, force exerted on a unit positive charge due to unit positive test charge, ठीक है, unit positive test charge due to original charge is called electric field. Electric field on that positive charge, positive test charge due to original charge, ठीक है। तो डिवाइड मैथमेटिकली तो ये करेक्ट हो गया कि मैथमेटिकली के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, आपको पहली बात तो ये है कि ओरिजिनल चार्ज आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, उसमें कोई दौरा नहीं है, बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फील्ड, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है, उसके ऊपर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को आपको यूनिट लेना है, सॉरी यूनिट टेस्ट चार्ज को आपको यूनिट पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। टेस्ट चार्ज शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ते समय टेस्ट चार्ज का यूनिट ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड ओरिजिनल चार्ज कैन बी आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो हमको मिला, जो एफ मॉड्यूलस ऑफ एफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन मैथमेटिकली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अगर इसको हम ई से नाम लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। और अगर लिमिटिंग कॉन्सेप्ट देखे तो ये चीज आप लोगों ने क्लास 9-10 पे पढ़े होंगे, ये चीज आप लोगों ने 9-10 पे पढ़े होंगे। आप अगर अभी आप 11-12 पे आ गए हो, तो 11-12 पे आके तो आपका डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, सेम चीज का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन इनकी जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 के एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आपका क्लास 11-12 के बेसिस पे। क्या होता है, मान लो कि एक क्यू नॉट चार्ज बहुत छोटा है, मैंने बोला था टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है, और अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो हमने क्लास 8, 9, 10 में पढ़े होंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये जो डेफिनेशन मैंने बताया वो बच्चों का डेफिनेशन था, 8, 9, 10 में हम बोलते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होता है वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पर ये एक्चुअली ट्रू नहीं है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा होता है। दैट इज वाई ये है हमारा नया डेफिनेशन कि लिमिटिंग कॉन्सेप्ट जिसको आता है, आप लोगों ने 11 में पहले मैथमेटिक्स में लिमिट कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो ये इसका जो एक टर्म्स है इसको बोला गया है कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, क्यू नॉट टेंड्स टू 0 मतलब क्यू नॉट का वैल्यू बहुत छोटा है, 0 के बराबर, मतलब क्यू नॉट कितना होगा बताइए, क्यू नॉट होगा 0.0000001 कूलम। तो इतना छोटा चार्ज हमने क्यों लिया, क्योंकि इसका कोई फील्ड उसके ऊपर प्रभाव नहीं करेगा वैसा, ठीक है। हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, पर इसका इफेक्ट अगर इसके ऊपर पड़ गया तो इसका इफेक्ट में भी थोड़ा चेंज आ सकता है, दोनों में एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा। तो दैट इज वाई इसका इफेक्ट इसके ऊपर है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पे हमने ये लिया। अब देखो कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा जनरल डेफिनेशन वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चार्जेस। आपको बोला था कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली केस ऑफ पॉइंट चार्जेस, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ओनली ये डेफिनेशन वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ चार्जेस। हो सकता है कि बड़ा एक स्फीयर हो, बड़ा एक सिलिंड्रिकल चार्जेस बॉडी हो सकता है कि वो एक ट्रायंगल कोनिकल शेप हो, ठीक है, कोनिकल शेप के ऊपर चार्ज रखा है, हो सकता है कि वो एक सिलिंड्रिकल शेप हो, उसके ऊपर चार्ज रखा है, ठीक है। सब केसेस में एक पॉइंट बड़ा सा स्फीयर हो, सब केसेस में ये फील्ड, ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, ये फॉर्मूला वैलिड है। तो हमारे जो बुक में दिया गया है कि फोर्स का ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये सब में वैलिड है, ठीक है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज के ऊपर ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, पॉइंट चार्ज के ऊपर ये फॉर्मूला को अप्लाई करके देखेंगे कि फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ फॉर पॉइंट चार्जेस, आपको पता है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस होता है कितना, होता है k q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये होता है। F का वैल्यू होता है कितना, k q नॉट बाय r स्क्वायर। तो ये केस ये क्या होता है, अगर आपके पास q एक पॉइंट मास है तो, और इसको तो हमने q नॉट को तो एक पॉइंट मास ही ट्रीट किया, बहुत छोटा चार्ज है। छोटा चार्ज होगा छोटा चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका मास बहुत छोटा होगा, क्योंकि मैंने बोला था पहले ही क्वेश्चन में, पहले ही आप वीडियो में आपको बोला था कि मास और चार्ज एक दूसरे के साथ साथ हमेशा रहता है। अगर मास नहीं तो चार्ज नहीं है। आप एक बड़ा सा स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा 0.00001 कूलम चार्ज नहीं एस्टेब्लिश कर सकते, वो न्यूट्रल फॉर्म पे ले लेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना चार्ज को वैलिड करने के लिए, इतना छोटा सा अमाउंट चार्ज को वैलिड करने के लिए आपको मास को भी बहुत छोटा लेना है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक छोटा सा चार्ज हो गया। और ये जो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, अगर Q को अगर हम पॉइंट मास लेंगे, Q को अगर हमने पॉइंट मास लेंगे तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा मेरा ये अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ k q नॉट बाय r स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं कि E का वैल्यू कितना होता है। E का वैल्यू होता है लिमिट q नॉट टेंड्स टू 0 k q नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू q नॉट। तो q नॉट काट के आ जाएगा k q बाय r स्क्वायर। तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का k q बाय r स्क्वायर। तो k q बाय r स्क्वायर होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, ठीक है, एज फार एज एनसीईआरटी कंसर्न। एनसीईआरटी का सिलेबस में जो दिया गया है वही चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फील्ड आपको नहीं दिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मैथमेटिकली बोल दिया कि हाँ क्यू पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, एक छोटा सा चार्ज को रखेंगे तो एक बड़ा सा चार्ज उसके ऊपर कितना इफेक्ट करेगा, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अभी मैथमेटिकली देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पर अभी तक फील नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्चुअल में क्या है। तो अभी फीलिंग देने का थोड़ा कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फील्ड क्यों नाम दिया गया, ठीक है, फील्ड नाम क्यों दिया गया, इसका एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक चार्ज को अगर हम कोई भी एक मीडियम पे रखेंगे, मान लो कि मीडियम है वैक्यूम, मीडियम है एयर, मीडियम है वाटर, कोई भी मीडियम पे रखेंगे, तो हम लोग उस चार्ज को एनालिसिस करने के लिए, उस चार्ज का बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज अपने आसपास, मान लो इधर एक ये बड़ा सा एक चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है, एक एनर्जी फील्ड जनरेट करता है। इस एनर्जी फील्ड जनरेट करता है, कैसे जनरेट करता है, वो डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है। पॉइंट चार्ज हो तो रेडियली, कोई अगर सिलिंड्रिकल चार्ज हो तो पूरा एकदम पैरेलल फील्ड, वो डिपेंड करता है कि चार्ज के शेप के ऊपर। पर वो ये होता है एनर्जी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास अगर कोई चार्ज हम रखते हैं, मान लो एक छोटा सा चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज Q नॉट को इसके सामने लेके गए, तो ये फील्ड उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये फील्ड के पास जब ये चार्ज आएगा तो इस फील्ड की वजह से ये चार्ज का मोशन उस फील्ड की तरफ होगा,
ठीक है। हम लोग ये मानते हैं कि देखो फिर से रिपीट करते हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव, बड़ा सा एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज हमने लिया और एक छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया, ठीक है। तो क्यू नॉट को पहले बहुत दूर पे था, बहुत दूर पे था जिधर इस चार्ज के कोई इफेक्ट नहीं था। तो उस केस में मेरा क्यू नॉट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यू नॉट को इधर रख देंगे तो क्यू नॉट को उधर बहुत दूर पे रख देंगे तो उधर ही रहेगा, उधर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक फील्ड है। पर धीरे धीरे जब उस चार्ज को इस फील्ड के आसपास लेके आएंगे, उस चार्ज को इस फील्ड के, इसका जो क्यू चार्ज के फील्ड के जो पास लेके आएंगे, तो ये चार्ज को अगर पकड़ के रखेंगे तब तक रहेगा, और जब भी इसको छोड़ देंगे सीधा मूव करेगा, सीधा दूर पे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने इस प्रॉपर्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज एक अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या फील्ड? एनर्जी फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फील्ड को चारों तरफ एक फील्ड, ठीक है, फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे छोड़ देता है। अगर वो फील्ड के अंदर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आए तो वो फील्ड की तरफ मूव करता है, फील्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है। उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, वो किसकी वजह से? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम देख नहीं सकते, पर हम देख सकते हैं कि इस चार्ज को अगर छोड़ दे तो वो चार्ज दूर भाग जाएगा। इससे साइंटिस्ट लोगों ने ये डिफाइन किया कि शायद इसके कोई फील्ड जनरेट कर रहा है, उस इसके आसपास एक एनर्जी फील्ड जनरेट कर रहा है, उस एनर्जी फील्ड के पास जब आएगा छोटा सा चार्ज तब वो दूर भाग जाएगा। दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बिहेवियर, टू एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है। कोई भी एक चार्ज का बिहेवियर को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो तब अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या होता है, तरह तरह के चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है Q, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है Q। इसके आसपास अगर किसी भी चीज को रखो, पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो एनर्जी फील्ड होगा आउटवर्ड। अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो, ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये फोर्स को अगर इधर रखोगे तो चार्ज की तरफ मूव करेगा। ये सुनो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बोला था टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन में हमको टेस्ट चार्ज लेना है पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज लेना है पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज लेना है पॉजिटिव, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर क्यू के सामने रख देंगे, क्यू अगर नेगेटिव है तो वो क्यू की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब साइंटिस्ट लोगों ने इससे डिफाइन किया कि शायद कि नेगेटिव जो चार्ज होता है उसका फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है, इनवर्ड होता है। रेडियली टर्म इस्तेमाल करना थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि हमने इसका पर्टिकुलर कोई डायमेंशन नहीं बताया, हमने पॉइंट चार्ज बताया। तो हमने सोचा कि पहले दफा में ये सोचो कि ये चार्ज का, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका फील्ड इनवर्ड होगा, रेडियली होगा कि नहीं होगा वो अभी तक ट्रूली बोल नहीं सकते, वो डिपेंड करता है इसके शेप के ऊपर, शेप एंड साइज के ऊपर। तो ये अगर, तो दो चीज हमने सीखा है, एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका रेडियली फील्ड होता है आउटवर्ड, एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका फील्ड होता है रेडियली, सॉरी इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल जनरल डायरेक्शन। अच्छा, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्वेश्चन आ सकता है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी लाइक फोर्सेस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स का डेफिनेशन दोनों में फर्क होगा। पर अगर जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज वाई जो वेक्टर का जो कंपोनेंट डिवीजन, पैरेलल वेक्टर का जो ऑपोजिट वेक्टर, सेम वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, सो जो वेक्टर का जो भी प्रॉपर्टी है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वैलिड होगा, ठीक है। तो वेक्टर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक चीज यूनिट होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम। कैसे पता चला न्यूटन पर कूलम? तो फिर से हम कूलम्स लॉ पे चले जाते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ बाई क्यू नॉट बताया था, ये होता है एफ बाई क्यू नॉट।
तो फोर्स का डायमेंशन होता है न्यूटन, और Q0 एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का डायमेंशन यूनिट होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेट डायमेंशन हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायमेंशन और एक यूनिट भी होता है, एक और यूनिट भी होता है। वो क्या होता है, वो चीज आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, और व्हाट्सएप पे मुझे डीएम कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायमेंशन तो मैंने बोला न्यूटन पर, सॉरी एक यूनिट बोला तो न्यूटन पर कूलम, दूसरा क्या होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो अच्छा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बोला ये कितने दूर से कितने दूर तक होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो थियोरिटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन स्प्रेड अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब एक चार्ज अगर रखोगे प्लस क्यू, जरूरत नहीं है कि वो 0.001 कूलम हो व बहुत बड़ा चार्ज हो, उसका इफेक्ट पूरा अप टू इंफिनिटी तक रहेगा, ये थियोरिटिकली, ठीक है। उसके जस्ट बगल से स्टार्ट करके एकदम इनफाइनाइट तक रहेगा। कितना दूर रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा, ठीक है। पर ये थियोरिटिकली दैट इज ट्रू, बट प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन the magnitude of charge, its effect, its range of electric field is decided, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इट्स रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसाइडेड, कितना दूर तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर तक जा सकता है। वो एक्चुअल में तो थियोरिटिकल तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट तक जा सकता है, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली आप देखोगे तो वो कुछ ही दूर तक जाता है, कुछ ही दूर तक। मतलब वो अगर हम बड़ा चार्ज लेंगे तो थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा, अगर छोटा चार्ज लेंगे तो थोड़ा ही दूर जाएगा। वही नेचुरल है ना, यही नेचुरल है। पर हम प्रैक्टिकली लेते हैं कितना, पूरा एकदम इनफाइनाइट तक इसका स्प्रेड होगा, ठीक है। तो अभी हमने एक चीज देखा था आपको कि अगर पॉइंट चार्ज है, पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़े थे, कूलम्स लॉ में हमने क्या सीखा कि पॉइंट चार्ज, तो हम अगर देखेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। लिमिट एफ टेंड्स टू 0, क्यू नॉट टेंड्स टू 0, एफ बाई क्यू नॉट। अगर एफ का वैल्यू पुट करोगे तो क्यू नॉट, नीचे क्यू नॉट कट जाएगा तो हो जाएगा के क्यू बाई क्यू नॉट। ये फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस का एक चीज मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए भी पॉइंट चार्ज वैलिड होता है। अगर मान लो कि जो एक चार्ज के बहुत दूर एक पॉइंट मास को रखोगे, तो पॉइंट मास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये चार्ज को देखोगे तो ये चार्ज बहुत छोटा दिखेगा, बहुत दूर रखोगे तो बहुत छोटा दिखेगा। तो उन केस में ये जो एक्सटेंडेड बॉडीज है वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता है, अगर दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा हो। जरूरत नहीं कि इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट से छोटा बट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, ताकि वो एक पॉइंट मास की तरह लगे। तो उन केस में हमें ये डेफिनेशन विल बी चेंज इनटू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए मतलब ये नहीं कि हम छोटा सा चार्ज लेके कैलकुलेशन करें, पर वो एक पॉइंट चार्ज एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जेई के पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ओके। तो अगर हमने चार्ज क्यू, अगर मीडियम को हमने कांस्टेंट रखा, तो नेक्स्ट चीज ये है कि अगर हमने मीडियम को कांस्टेंट रखा और क्यू चार्ज को कांस्टेंट रखा, तो ये आर सेपरेशन को हमने बढ़ाया घटाया, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज कैसे होगा। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज व्हाई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, अरे
के साथ साथ आर का अगर ग्राफ बनाएंगे तो दिस ग्राफ विल बी लुक लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। को पहले ही बताया था कि अगर x y इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/x² मतलब x² y इक्वल्स टू c, ठीक है, इन केस में क्या होता है, ये सब सारा ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ही ट्रीट होता है, ठीक है। एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला है। तो हाँ, और एक चीज है, क्या अगर r अगर 0 होगा तो देखो एक चीज देखो, अगर r 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा ना, यस और नो। देखो कोई भी डिनोमिनेटर पे अगर r इक्वल 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अनडिफाइंड। इसको इनफिनिट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनडिफाइंड। तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज in its own location is undefined, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स ओन लोकेशन इज अनडिफाइंड, क्योंकि अगर एकदम उसका मतलब सेंटर पे लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो इसका जो डिस्टेंस मतलब दो पॉइंट चार्ज को आपने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, आर का वैल्यू बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो गया, उन केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड नहीं होगा, ठीक है। हम पॉइंट चार्ज के केस में बात कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज के केस में तो कोई रेडियस नहीं होता, पॉइंट है, तो वो दो चार्ज को अगर जोड़ दोगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज को अगर जोड़ दोगे तो एक दूसरे का फील्ड को वो लोग इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में चार्ज का लेन देन होगा। तो हो सकता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, हो सकता है कि एक चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो एक अलग केस है। तो जब तक उन दोनों को सेपरेशन पे रखोगे तो ही ये चीज वैलिड होगा, ठीक है। ओके, तो अब आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अभी जैसे कि हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे। के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इधर है, इसके साथ क्यू से आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर क्यू पॉइंट चार्ज है तो इसका वेक्टर फॉर्म लेंगे। तो अभी डिस्टेंस को आर लिया, तो इस लाइन के बराबर यूनिट वेक्टर को हम क्या लेंगे, पहले बताया था कि अगर ये इसका लेंथ हमने आर लिया है तो ये जो इसका जो वेक्टर होगा, ये डिस्टेंस को अगर वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आर वेक्टर, और उस वेक्टर के अलग यूनिट वेक्टर होगा आर कैप, और उसका जो लेंथ होगा, ये जो पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस ये इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे हमने ये पॉइंट पे अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो इस ए पॉइंट तक से वो क्यूब चार्ज का डिस्टेंस हो जाएगा आर। तो इस केस में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड आर, ठीक है, मॉड आर और आर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, मॉड आर और आर। तो ये चीज हमें जरूरत है वेक्टर फॉर्म को बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म विल बी कैसा होगा, तो ये चीज को मैंने इरेज कर दिया पहले। देखो ये चीज आप याद रखना कि आर कैप, आर वेक्टर एंड मॉड आर। तो अगर ये पॉजिटिव चेस्ट चार्ज पे रखेंगे तो पॉजिटिव चेस्ट चार्ज किस दिशा में फोर्स फील करेगा, ये मान लो कि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चेस्ट चार्ज फोर्स फील करेगा इधर। ये बोले थे ना हमने कि ये जो कि इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को पाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे हमारा क्या लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब सॉरी यूनिट जरूरत नहीं है, बहुत एक छोटा पॉजिटिव चार्ज को लेना है, बहुत एक छोटा पॉजिटिव चार्ज को लेना है। यूनिट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा,
बहुत एक छोटा पॉजिटिव चार्ज को लेना है। तो और ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को रिपील करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपील करेगा। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, वेक्टर का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में हमने वेक्टर को, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है, तो हमने इस डायरेक्शन में वेक्टर को लिखेंगे आर कैप, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ठीक है, आर कैप। तो हमें एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो अब इसको मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस तो हमें मिल गया, मैग्नीट्यूड तो पहले ही मालूम था, उसके साथ साथ एक यूनिट वेक्टर चाहिए डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए हमें देखना होगा हम किस पाथ से जा रहे हैं, उसके ऊपर उसका डायरेक्शन डिसाइड होता है। मगर मान लो कि हम इस पाथ से जा रहे हैं तो इस पाथ का जो ओरिजिन से इस पाथ का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो एक होगा, अगर दूसरे पाथ से जाएगा तो उसका भी एक डायरेक्शन दूसरा होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो यूनिट वेक्टर इज ओनली यूज्ड इन केस, आपने पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर इज का एक ही पर्पस है, डायरेक्शन को डिसाइड करना। क्या पर्पस है, डायरेक्शन को डिसाइड करना। तो ये वेक्टर, इस वेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब हमें पता है कि आर कैप को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई मॉड आर। ठीक है, वेक्टर को लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई मॉड आर। वेक्टर में पढ़े होगे ना, फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई वेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको वीडियो में डाल दूंगा, वेक्टर का वीडियो। तो आ जाएगा के क्यू। अच्छा, ये आर को हम लिख सकते हैं क्या, ये आर जो है ना ये लेंथ है, मैंने बताया था ना कि जो डिस्टेंस का ये लेंथ है। तो लेंथ मतलब वेक्टर के फॉर्म पे लेंथ क्या होता है, मॉड्यूलस। वेक्टर के केस में आप लेंथ को मॉड्यूलस बोलते हैं ना, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस। जिस मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस मतलब उसका सिर्फ वैल्यू है, लेंथ है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका डायरेक्शन इंडिपेंडेंट टर्म्स को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप बाई मॉड आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू आर कैप बाई मॉड आर क्यू। ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैंने बताया था कि कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पे, वैसे ही सेम आ गया, सिर्फ एक चीज का कमी है, एक चार्ज का, के क्यू क्यू आर कैप आर वेक्टर बाई मॉड आर का क्यूब। उधर भी था, इधर एक चार्ज कम है, मैंने आपको बोला था न्यूटन पर कूलम उसका यूनिट है, एक चार्ज नीचे रहता है तो चार्ज कट जाता है, तो इस पे एक चार्ज का कमी है, बाकी कूलम्स लॉ की तरह ही बराबर है। ठीक है, कूलम्स लॉ की तरह भी बराबर है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो हाँ, थैंक यू। टुडेस लेक्चर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, इसके रिलेटेड कुछ और एप्लीकेशन करेंगे और मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो पहले हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे। ठीक है, अभी उसके बाद उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्जेस, उसका जो एक्सटेंशन वर्जन होगा, जैसे कि वो किस किस जगह पे एप्लीकेशन होता है, अप्लाई होता है, उसका एप्लीकेशन पार्ट, सब कुछ न्यूमेरिकल्स एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, मान लो कि आपके पास तीन चार्ज है, Q1, Q2, Q3। मान लो आपके पास तीन चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, एंड एक्स्ट्रा चार्ज है Q0। ठीक है, अब मान लो हमें बताना है कि इन तीनों चार्जेस के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ ड्यू टू दिस चार्ज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू चार्ज Q naught. Find out the resultant electric field due to charge Q naught upon the three charges. Three charges कितना कितना? Q1, Q2 and Q3. ठीक है, कितना होगा? तो पहली बात तो ये है कि ये सारा चीज आपको दिया गया है, पर आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है? डिस्टेंस। मान लो ये R1 डिस्टेंस पे है, ठीक है, या R2 डिस्टेंस पे है, या R3 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, फोर्स के लिए अगर आप कूलम्ब्स लॉ से दोनों पॉइंट चार्ज के भीतर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन केस में Q1 एंड Q दोनों ही चाहिए, Q2 एंड Q दोनों ही चाहिए, Q3 एंड Q दोनों ही चाहिए। अगर F1, F2, F3 निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो, पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, सिर्फ और सिर्फ उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड को हमें चाहिए, और जिस पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें ये तीनों चार्जेस को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फोर्स निकालने को नहीं बोला है, हमें बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, वो भी किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो है मेरा E1, इस डायरेक्शन पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने मान लिया E2, एंड इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया E3। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है फॉर पॉइंट चार्जेस क्या होता है? क्या होता है? मैंने आपको सिखाया था कि E1 का मैग्नीट्यूड होता है कितना? K Q नॉट बाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट Q1 Q नॉट क्या है? पॉइंट चार्ज। जरूरत नहीं कि ये तीनों पॉइंट चार्ज हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कोई दूसरे चार्ज की जरूरत है ही नहीं। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में फर्क है, ठीक है। Q1 हो सकता है सिलिंड्रिकल चार्ज हो, ये हो सकता है स्फेरिकल चार्ज हो, ये हो सकता है ट्रायंगुलर चार्ज हो, ठीक है, पर ये पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो अगर फील्ड होगा वो E1 को मैंने लिख दिया, पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया। E2 के लिए क्या करेंगे बताओ? KQ2 बाई R2 स्क्वायर, KQ2 बाई R2 स्क्वायर, एंड E3 क्या होगा बताओ? E3 होगा मेरा KQ3 बाई R3 का स्क्वायर, KQ3 बाई R3 का स्क्वायर। तो अब हमें अभी क्या निकालना है? हमें अभी निकालना है कि E नेट कितना होगा, ठीक है। अभी हमें निकालना है कितना? E नेट। तो E नेट होता है बच्चों, ध्यान से देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट इज व्हाई हम अगर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट कितना होगा, इट विल बी द वेक्टर सम of E1 plus E2 plus E3. It will be the vector sum of E1 plus E2 plus E3. तो तीनों को वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं, KQ1 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, और इस डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर को हम लेंगे R1 कैप, ठीक है, और इस डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर को हम लेंगे KQ2 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, ठीक है, और इस डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर को हम लेंगे KQ3 बाई R3 स्क्वायर R3 कैप। तो ये तीनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हम जो कोई भी न्यूमेरिकल करते समय तीनों का जो बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उस एंगल से हम रिजल्टेंट ई नेट का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं आपको पता है, अगर मोर देन टू वेक्टर्स मौजूद है तो हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वो वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता। उस केस में हमें कंपोनेंट डिवीजन करना पड़ता है। कंपोनेंट डिवीजन कैसे होता है? कोई एक वेक्टर का कोई भी एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट डालो, एक पैरेलल कंपोनेंट डालो, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, और तीनों वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, और फिर तीनों का
रिजल्टेंट वेक्टर निकाला जा सकता है, वो आपको वेक्टर में पढ़े होंगे। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को एक बार पॉज करके ध्यान से देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ओके, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि तीनों चार्जेस ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस में रखा हुआ है, 3 चार्जेस 3 वर्टिसेस में रखा हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ई नेट एट ए कितना होगा, ए पॉइंट पे आपका ई नेट कितना होगा। तो ई नेट किसके लिए हम लेंगे, ई नेट एट ए पॉइंट पे कितना हो। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ए पॉइंट पे जो ई नेट होगा वो किसके वजह से होगा, ए पॉइंट पे जो ई नेट होगा वो किसके वजह से होगा बताओ। ये चार्ज के लिए होगा, ये चार्ज के लिए होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो चार्ज है उस चार्ज के लिए तो उस पॉइंट पे, पॉइंट मास का उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना इम्पॉसिबल होता है, आपको पता है। तो एक चार्ज का आएगा इस चार्ज की वजह से एंड इस चार्ज की वजह से, दो चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मुझे बताओ एक चीज बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पूछा गया है कि ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे भी एक चार्ज है, ए पॉइंट पे भी एक चार्ज है, पर उस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे नहीं मिलेगा। आपको बोला था ना कि जो जिस पॉइंट पे चार्ज रहता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवैलिड रहता है, क्योंकि r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और पॉइंट चार्ज के लिए क्योंकि r 0 हो जाएगा तो r फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे है, तो 0 हो जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा, पता है। तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट एट ए, वो बेसिकली होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज प्रेजेंट एट बी एंड चार्ज प्रेजेंट एट सी। बी पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, सी पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, दोनों चार्ज का कॉम्बिनेशन की वजह से हमें एक चार्ज मिलेगा, दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन पे हमें रिजल्टेंट ई ए मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा बताओ। इधर भी पॉइंट है क्यू, और ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये बीच का डिस्टेंस तो हमने मान लिया ए। हमें देख के, आपको देख के लग रहा होगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है भी, क्योंकि एक तीनों एंगल 60 डिग्री है, दैट इज व्हाई दे ये अगर साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो अब ईबी का वैल्यू कितना होगा बताओ, ईबी का वैल्यू और उसका डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। ईबी का वैल्यू मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं। ठीक है, तो होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इस चार्ज की वजह से, इससे पॉइंट चार्ज से ए डिस्टेंस के दूरी पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई के क्यू बाई ए स्क्वायर। अभी आपको दिखा था ये तीनों पॉइंट चार्ज है, और ई सी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट ए, दैट विल बी के क्यू बाई ए स्क्वायर। पर इन दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, नहीं, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। देखो ईबी किधर होगा बताओ, इस पॉइंट से, इस चार्ज की वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, इस डायरेक्शन पे ना। इमेजिन करो इधर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन पे फोर्स फील करेगा, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर होगा। और दिस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दिस तरफ, इस तरफ। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा ना, दोनों के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री। अब दोनों देखो फोर्स कांस्टेंट है, तो दोनों को ही हम, दोनों फोर्स कांस्टेंट ईबी इक्वल्स टू ईसी है, तो दोनों को हमने ई मान लिया। ठीक है, दोनों का वैल्यू हमने ई मान लिया, क्योंकि बार बार के क्यू बाई ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे। तो अगर दो फोर्स है, दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों के कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा बताओ, स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू होता है कितना, हाफ, और ये हो जाएगा √3 इंटू ई और √3 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। देखो दो इक्वल फोर्सेस जा रहा है, बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो एक आपको एक कंक्लूजन बताया था, अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो उन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स दोनों से
इक्वल बराबर एंगल पे बढ़ता है, तो इधर से सिर्फ ऐसे एंगल करके चला जाएगा। ये एंगल होगा 30, ये भी एंगल होगा 30। तो ये 60 डिग्री था, 60 को 2 पार्ट में डिवाइड किया वर्टिकल के बेसिस पे, एक होगा 30, एक होगा 30। तो दैट इज वाई ये होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो मेरा ई नेट का जो वैल्यू आएगा, ई नेट एट ए विल बी √3kq/a² इंटू जे, प्योरली जे। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर उन दो वेक्टर से इक्वल एंगल पे सिचुएटेड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए बी दो वेक्टर है, ए बी दो वेक्टर है, ठीक है, उन तो रिजल्टेंट वेक्टर का सी का डायरेक्शन होगा, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर सी का डायरेक्शन थीटा होगा। अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी है तो ठीक है सेम होगा, तो √3kq/a² इंटू जे। ठीक है भाई, आई थिंक एवरीबॉडी विल लिसन। तो इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करो, 3-4 बार देखो, आपको अच्छे से आ जाएगा, मेरा गारंटी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई भी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में डाल सकते हो, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन पे हम एक चीज देखेंगे। देखो क्वेश्चन अच्छे से पकड़ो। A charge Q equals to -1 microcoulomb is placed at point 1, 2, 4 meter. Find electric field at point P 0, -4, 3. ठीक है, तो A पॉइंट पे एक चार्ज है, मान लो ये पॉइंट है 1, 2, 4। 3D का डायग्राम 2D में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ये डायग्राम इनवैलिड होगा, पर आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, पहले फिर आपको बोलोगे कि 3D पे 2D कैसे, 2D पे 3D पॉइंट कैसे ड्रॉ कर लिया, पॉसिबल नहीं है, पर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक पॉइंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो मान लो कि एक 1, 2 पॉइंट है, ये 0, -4 पॉइंट है। ठीक है, तो आपको बोला था कि आपको ये वाला कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म था और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म था, उस पे हमें बोला था कि ये क्या होता है, r³ वेक्टर, ये होता है ना। और ये r वेक्टर कौन सा है बताओ, r वेक्टर है ये वाला r वेक्टर। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर इंडिविजुअली दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है, देखो 2 पॉइंट दिया गया है, मतलब हमें r का वैल्यू नहीं दिया है, हमें इंडिविजुअली 2 पॉइंट का लोकेशन बता दिया गया है। 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम इस कोऑर्डिनेट से ड्रॉ कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर अगर मिल गया तो उस पोजीशन वेक्टर से हमें r का वैल्यू मिलेगा। हमें दिया गया है कितना, 1, 2, मतलब ये वाला वेक्टर दिया गया, इसको मान लेते हैं r1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं r2। तो मैंने बोला था r वेक्टर होता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r वेक्टर होता है कितना, r1 r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो इसको हम रिड्रॉ करके लिख सकते हैं kq/r2 - r1 इंटू r2 - r1। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो k का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹, q का वैल्यू बोल दिया गया है, दोनों r1 और r2 दोनों का ही वैल्यू हमें पता है। तो हमें अभी वेक्टोरिकल कैलकुलेशन करके निकालना है कि r1 और r2 क्या हो। ठीक है, r वेक्टर मतलब देखो इस पॉइंट पे चार्ज है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फाइनल पॉइंट हो गया ये वाला और इनिशियल पॉइंट हो गया ये वाला। और ये क्या है बताओ, ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होती है, और दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल्स करेगा। तो इसका मतलब है कि टेस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन पे ना, इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इस डायरेक्शन पे होगा। दैट इज व्हाई r का डायरेक्शन हमें इस डायरेक्शन पे लिया। उल्टा भी ले सकते थे, उल्टा अगर Q चार्ज नेगेटिव होता तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता, तब हम r1 - r2 करते। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से पकड़ो, अगर वीडियो को पॉज करके देखो जो मैंने समझाया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझा दूंगा। ठीक है,
और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा हार्ड है। क्या है कि क्यू चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन पे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन, तो वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इस डायरेक्शन, मतलब ये वेक्टर को इधर शिफ्ट करेंगे तो डायरेक्शन तो अनचेंज होगा ना, ठीक है। तो हमने वेक्टर, ये जो पाथ है इसको हमने नाम दिया आर, तो ये आर वेक्टर के अलोंग काम कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के अलोंग काम कर रहा है, पर हमें आर वेक्टर का वैल्यू नहीं दिया गया, हमें दिया गया है R1 और R2 का वैल्यू। तो इसे से R से निकल से R1 और R2 से हम R का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो। आई थिंक वेक्टर आपको अच्छे से आता होगा, दैट इज इन केस में हमें R2 और R1 से R का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो R1 का वैल्यू कितना दिया पता, R1 का वैल्यू कितना दिया है, R1 पॉइंट है 1,2,4, तो 1 इंटू आई प्लस इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा 2 इंटू जे फिर 4 इंटू के, 1 इंटू आई प्लस 2 इंटू जे प्लस 4 इंटू के। R2 वेक्टर कितना होगा 0 इंटू आई माइनस 4 इंटू जे प्लस 3 इंटू के, ठीक है। तो R2 माइनस R1 वेक्टर कितना होगा, तो पहली बात तो ये कि इससे इसको माइनस कर दो, 0 इंटू आई माइनस 4 इंटू जे प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इंटू आई प्लस 2 इंटू जे प्लस 4 इंटू के, तो आ जाएगा माइनस आई माइनस 6j माइनस के, माइनस आई माइनस 6j माइनस के, और R2 माइनस R1 का मॉड्यूलस होगा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 36 37 38 रूट अंडर 38, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमने देखा था उस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कुछ बोला नहीं गया मीडियम, इसका मतलब हम बाय डिफॉल्ट के का वैल्यू मान लेंगे, एआर और वैक्यूम दोनों मान सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, तो इसीलिए इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइक्रोकूलम, मतलब माइनस 6 इंटू R2 माइनस R1 का वैल्यू कितना होता है माइनस I प्लस 6j प्लस k डिवाइडेड बाई रूट 38 का क्यूब, मतलब 38 होल टू द पावर 3/2। देखो 38 होता है 6 के आसपास ना, तो ये होगा 256, 256 से थोड़ा ज्यादा 260 ले सकते हो, 260 ले सकते हो, तो कैलकुलेशन करके आपका ये वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट माइनस 38.42 आई माइनस 230j माइनस 38.42 के, ठीक है। ये इन ब्रैकेट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ओके, न्यूटन पर कूलम। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे, और ये 3D वेक्टर का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा हार्ड था, आई थिंक थोड़ा सा हार्ड था, तो ये क्वेश्चन को आप एक बार देख लो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन पे हमें बोला गया है कि एक स्क्वायर का 4 साइड में 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, सॉरी 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, 4 पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, क्यू 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 क्यू। हमें ई नेट एट सी निकालना है, ई नेट एट सी निकालना है, क्यू की ई नेट एट सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अच्छा इस पॉइंट पे जो चार्ज है, इस पॉइंट पे जो चार्ज है, इसके वजह से जो फील्ड जनरेट होगा, उसके अंदर जो फील्ड जनरेट होगा उसको हम इनवैलिड लेंगे, ठीक है, इनवैलिड लेंगे। तो अच्छा इस चार्ज को हटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ए बी सी डी चारों चार्ज वर्टिसेस से, उसमें से ए बी सी के सी में तीनों चार्जेस रखा हुआ है, और आपको निकालना है कि ई नेट एट सी कितना होगा। तो एक तो डी के वजह से इस पॉइंट पे कुछ फील्ड आएगा,
बी की वजह से एक कुछ फील्ड आएगा, इसको नाम देते हैं ईडी, एक को नाम देंगे ईबी, और ए की वजह से एक फील्ड आएगा ईए। अब तीनों का वेक्टर सम करके आपको तीनों वेक्टर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों वेक्टर आएगा। उस वेक्टर को सॉल्व करके तीनों वेक्टर का वैल्यू निकालने के बाद उसका रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू होगा वही होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट पॉइंट सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्राइंगल का क्वेश्चन आपको बोल दिया गया है, आपको बोला है कि ट्राइंगल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ट्राइंगल का क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया हो तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग घर बैठे कोशिश करो। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और अच्छी तरीके से सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि व्हेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, इसको ध्यान से देखना। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म पे कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ के वजह से जो फोर्स होता है, कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों जीरो होता है, नाइदर इज दिस साइड नॉट दिस साइड, बीच में। तो मैंने इस चीज को याद रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट लिया, जिस पॉइंट पे मैंने माना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो इस पॉइंट चार्ज से वो पॉइंट का डायरेक्शन हो जाएगा l माइनस एक्स। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, बोला गया है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट में E1 होता है E2। अब देखो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, इस चार्ज की वजह से, और इस चार्ज की वजह से इस तरफ, तो ऑटोमेटिकली दे आर ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमें डायरेक्शन कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर। के क्यू काटो, आ जाएगा, सॉरी 4q, ये 4q था, तो 2x विल बी इक्वल्स टू l माइनस एक्स एंड x इक्वल्स टू l बाई 3। x इक्वल्स टू हो गया मेरा l बाई 3। तो इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूरी पे मुझे चार्ज मिलेगा, कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा l बाई 3 डिस्टेंस पे मुझे मिलेगा मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका एक शॉर्टकट भी है, x इक्वल्स टू रूट अंडर q1 बाई रूट अंडर q1 प्लस q2 होल इनटू l। q1 इज द x डिस्टेंस दूरी पे, जिस चार्ज से x डिस्टेंस दूरी पे हमने लिया वो है q1 और दूसरा वाला है q2। तो मेरे केस में q1 है q एंड q2 है 4q, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये x l/3 वैल्यू आएगा। तो इसको एक क्वेश्चन बहुत इजी था, बोर्ड लेवल क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को घर पे बैठ के सॉल्व करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन पे हमको बोला गया है कि मान लो एक चार्ज है प्लस q, एक चार्ज है माइनस 9q, तो दोनों के बीच में जो कौन सा ऐसा जगह होगा जिस जगह पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड जीरो होगा। तो हमें पता है कि जगह आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो उन केस में बीच में कोई भी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, आइदर दिस साइड पे होगा और दिस साइड पे होगा। और उनमें से कौन से साइड पे होगा, दोनों में से जिस साइड पे मेरा छोटा वाला चार्ज है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है उस चार्ज के डायरेक्शन पे होगा, और जिस चार्ज बड़ा है उसके डायरेक्शन पे नहीं होगा। तो हमारे इधर पे पॉइंट होगा दिस पॉइंट, दिस डायरेक्शन। तो हमने मान लिया कि छोटा वाला चार्ज से x डिस्टेंस दूर पे हमारा एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा जीरो। उस पॉइंट क्या है, पॉइंट है दोनों चार्ज का जो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस दिस चार्ज से होता है x, तो दिस चार्ज से हो जाएगा l प्लस एक्स। आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। ओके, इस क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन थोड़ा चेंज है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग चार्ज है इसीलिए। ठीक है, बाकी सब सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है।